वेलकम। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज। ये जो आपका चैप्टर है इसमें से ज्यादातर आपके मैप वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैप जो है वो हम लोग वीडियो के लास्ट में एक बार मैप को प्रैक्टिस कर लेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी को देखने से पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनसे हमें कुछ ना कुछ इनकम मिलता हो, ऐसे सारे काम, कोई भी एक्टिविटी जिनसे हमें क्या जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, जिससे कुछ ना कुछ इनकम मिलता है, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखेंगे तो उसको भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग किया गया है। जैसे किस टाइप का वर्क है उसके नेचर के बेसिस पे। पहला आपका है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी। प्राइमरी में देखेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी सारी एक्टिविटी है जो क्या करती हैं, जिनसे हमें रॉ मटेरियल ऑब्टेन होता है डायरेक्टली। कहां से? नेचर से। जब हम रॉ मटेरियल डायरेक्टली कहां से ऑब्टेन करते हैं? नेचर से ऑब्टेन करते हैं जिस एक्टिविटी के थ्रू, तो उस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिससे हमें नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल मिलता है? जैसे फिशिंग हो गया। फिशिंग में क्या करते हैं हम? डायरेक्टली रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं नेचर से। डायरेक्टली फिशिंग में क्या करते हैं हम? मछलियों को पकड़ते हैं। मछली क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में हम चीजों को उगाते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो क्रॉप्स जो होते हैं वो क्या है? रॉ मटेरियल। जब तक आप उनको प्रोसेस नहीं करेंगे आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि उससे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है और। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज किसमें आ जाएंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी सारी एक्टिविटी जो क्या करें, रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग, ये रिलेटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी हमने किया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से गेहूं निकला, अब उस गेहूं को हमने क्या किया? ग्राइंड कर दिया, उसको आटा बना दिया। आटा बनाने के बाद मतलब आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। यू आर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट। वो आटा बनाने के बाद उससे आप ब्रेड बना सकते हैं, उससे आप बिस्कुट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी रिलेटेड होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग से। जो टर्शियरी एक्टिविटी है वो रिलेटेड होती है आपकी सर्विस सेक्टर से। ठीक है, ऐसी सारी एक्टिविटीज जो क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी न किसी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर का काम हो गया, इंजीनियर का काम हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर का काम हो गया, बार्बर का काम हो गया, टेलर का काम हो गया। ये सारी एक्टिविटीज किसमें आ जाएंगे? सर्विस सेक्टर में, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज में। क्वाटरनरी एक्टिविटीज में देखेंगे तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो नॉलेज के गैदरिंग से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन के गैदरिंग से रिलेटेड हो, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और उसका कलेक्शन करते हैं या फिर डिसेमिनेशन करते हैं। ऐसी सारी एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं किससे? क्वाटरनरी से। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द कलेक्शन, स्टोरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और आपकी जो क्विनरी एक्टिविटी होती है ये हाई लेवल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती है। हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जैसे प्रधानमंत्री का काम क्या हो गया? दैट इज द वर्क ऑफ हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, क्वीनरी एक्टिविटीज। प्रधानमंत्री जो काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो काम करता है, वो आ जाएगा किसमें? क्वीनरी एक्टिविटीज में। वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी क्वीनरी एक्टिविटी में। तो इसमें जो बेसिकली हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग देखेंगे आपका आ जाता है पहला हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग क्या है? दैट इज द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हंटिंग करेंगे, आप जानवरों को मारेंगे, उसका हंट करेंगे अपने यूज के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल डायरेक्टली नेचर से ले रहे हैं। जो जिस जानवर को आप किल करेंगे, हंट करेंगे, वो क्या होगा? दैट विल बी दी रॉ मटेरियल। गैदरिंग में क्या करते हैं हम? बोथ एनिमल और प्लांट को गैदर करते हैं। जैसे जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी, बहुत ओल्ड सोसाइटीज होती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी जो पहले के लोग होते थे, अभी भी कई सारे ट्राइबल्स पीपल हैं, वो लोग क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं, एनिमल को या तो हंट करते हैं या फिर आप किसी प्लांट के रूट को, उसके सूट को या फिर उसके लीव्स को यूज करते हैं, उसके फ्रूट्स को यूज करते हैं। तो उनको कलेक्ट करते हैं, उनको गैदर करके लाते हैं और उसको
जो भी कंज्यूम करना होता है कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हंटिंग और गैदरिंग में देखेंगे ये क्या है, दिस इज दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन, अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक, पहले के लोग यही करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और उसकी वजह से जीवन आसान बनाने के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत सारे कामों को लाया गया। अभी के टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज अवेलेबल रहती है करने के लिए। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हार्श क्लाइमेट, ऐसा रीजन जहां पे बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत एक्सट्रीम, जैसे डेजर्ट एरियाज हो गए, वहां पे क्या है, दिन में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, रात के टाइम टेम्परेचर बहुत लो रहता है, वो क्या है, हार्श क्लाइमेटिक रीजन है। पोलर रीजन हो गया, हार्श क्लाइमेटिक रीजन है, ठीक है। तो उन सारे रीजन में गैदरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदरिंग में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसमें जो पैसा लगेगा, जैसे आप गैदरिंग करने जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, कुछ स्मॉल टूल्स चाहिए, जैसे किसी प्लांट के रूट को काटना है तो उसके लिए आपको एक्स वगैरह चाहिए होगा, बहुत स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत कम पैसा लगाना होगा, उतने में आपका सारा टूल वगैरह तैयार हो जाएगा। एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी क्या होती है, बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। एक्स वगैरह का यूज करते हैं, हो का यूज करते हैं, हैंड हो, खुरपी जिसे कहते हैं हैंड हो, उसका यूज करते हैं, ठीक है। लो यील्ड पर पर्सन है, नो सरप्लस प्रोडक्शन, पर पर्सन जो यील्ड होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। एक पर्सन के खाने के लिए दिन भर में गैदर करेंगे, इकट्ठा हो जाएगा, उतना बहुत होगा, और एक्स्ट्रा बहुत कम चांसेस होती है कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस बचे कुछ। प्रैक्टिस इन दो रीजन में प्रैक्टिस होता है। पहला है हाई लेटीट्यूड जोन। हाई लेटीट्यूड जोन का मतलब क्या है, ऐसे जोन हम जो हाई लेटीट्यूड एरिया में, जो 0 डिग्री से बेसिकली आपके 45 डिग्री तक के जो एरिया होते हैं, नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ तक के जो रीजन होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये लो लेटीट्यूड जोन में आ जाता है। तो उसके फर्दर जो एरियाज आते हैं वो हाई लेटीट्यूड जोन में आ जाते हैं। तो लो लेटीट्यूड जोन में, हाई लेटीट्यूड जोन में जो एरियाज हैं वो आपके हैं नॉर्दर्न कनाडा का रीजन। मैप में हम लोग आगे लास्ट में वीडियो को समझेंगे कि नॉर्दर्न कनाडा कहाँ है, यूरेशिया कहाँ है, ठीक है। नॉर्दर्न कनाडा, यूरेशिया, सदर्न चिली, ठीक है, ये क्या है, हाई लेटीट्यूड जोन है जहां पे गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। अब ये जो जो रीजन देखेंगे आप, नॉर्दर्न कनाडा, यूरेशिया और नॉर्दर्न चिली, यहाँ पे क्या है, जो आपका बेसिकली क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा टफ क्लाइमेट टाइप है, ठीक है, इसीलिए इस रीजन में गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। सेकंड देखेंगे लो लेटीट्यूड जोन, जहां पे बहुत फॉरेस्टेड एरियाज हैं, लो लेटीट्यूड, जैसे आपका अमेजन बेसिन, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेजन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल अफ्रीका का रीजन हो गया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रिंज का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ में छोटा सा पार्ट, एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है, हंटिंग एंड गैदरिंग की जाती है। और हंटिंग एंड गैदरिंग के जो चांसेस होते हैं ग्लोबल लेवल पे, इंपॉर्टेंस होने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अब के टाइम में देखेंगे जो आपकी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट जो होती हैं वो बहुत लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी की आपकी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो जो आपकी हंटिंग और गैदरिंग में प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है उसका बहुत कम चांस होता है कि वो ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो सके, ठीक है। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉरेस्ट वगैरह से, जैसे आपका क्विनीन, ये मच्छर मलेरिया के इलाज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मलेरिया के इलाज के लिए ये क्विनीन जो है वो बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो पेड़ का जो तना होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके छाल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्विनीन, ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। टैनिन हो गया, कपड़ों की रंगाई में, या फिर कह लीजिए आप बेसिकली कह सकते हैं स्किन वगैरह जो होता है, जो चमड़े की चीजें आती हैं उसकी रंगाई में यूज किया जाता है, टैनिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन होती हैं हंटिंग एंड गैदरिंग में जो हमें मिलेंगे। तो हंटिंग एंड गैदरिंग क्या थी, सबसे प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका पास्चुरलिज्म। पास्चुरलिज्म देखेंगे, ये होता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल की रियरिंग ही क्या कहलाती है, पास्चुरलिज्म। जब किसी हम पास्चर पे, यानी कि किसी
ग्रासलैंड पे क्या करें, एनिमल की रियरिंग करें, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चुरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, पास्चुरलिज्म देखेंगे आपका दो टाइप का होता है, एक होता है नोमादिक हर्डिंग, या फिर इसी को कहा जाता है आपका पास्चुरल नोमैडिज्म। ठीक है, नोमादिक हर्डिंग और पास्चुरल नोमैडिज्म। दूसरा होता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, नोमादिक हर्डिंग या फिर पास्चुरल नोमैडिज्म देखें तो ये क्या है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। प्रिमिटिव मीन्स वेरी ओल्ड, सब्सिस्टेंस इज रिलेटेड टू द लाइवलीहुड। ठीक है, सब्सिस्टेंस किससे रिलेटेड होता है, लाइवलीहुड से रिलेटेड होता है, यानी कि जीवन जीने के लिए केवल ये किया जाता है। ठीक है, जीवन जीने के लिए जानवरों को पालते हैं, उनको हर्डिंग करते हैं उनकी। ठीक है, जैसे इसमें जितने भी लोग होते हैं जो जानवरों को पालते हैं, वो अपने सारे जरूरतों के लिए, चाहे उनकी फूड की जरूरत हो, क्लॉथिंग की जरूरत हो, शेल्टर की जरूरत हो, किसी भी जरूरत के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे, जिनको वो रियर करते हैं। उनको बेच के पैसा लेते हैं और उसी पैसे से जो पैसा मिलता है उसी से अपना जीवन यापन, अपना लाइवलीहुड करते हैं। ज्यादातर देखेंगे जो आपका नोमादिक हर्डिंग है वो आपके ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले रीजन में होता है, जहाँ पे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल वगैरह को पाला जाता है, जैसे आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट वाले रीजन में देखेंगे सीप, गोट और कैमल को रेयर किया जाता है। माउंटेन एरिया देखेंगे तिब्बत और इंडीज के एरिया में। इंडीज जो है वो आपका साउथ अमेरिका का माउंटेन रीजन है, तो वहां पे याक और लामास को पाला जाता है। आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में देखेंगे, आर्कटिक का मतलब है आर्कटिक के पास, और सब आर्कटिक का मतलब आर्कटिक के आसपास का एरिया। रेनडियर वहां पे पाले जाते हैं। ठीक है, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका ट्रांस ह्यूमंस। ट्रांस ह्यूमंस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए। तो ट्रांस ह्यूमंस क्या है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेनस एरियाज ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक माइग्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें जो लोग होते हैं जो जानवरों को पालते हैं वो अपने जानवरों के साथ प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में जाते हैं। कब, ड्यूरिंग दी समर। ऐसा क्यों करेंगे भाई, समर में क्यों जाएंगे माउंटेन एरिया में, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब समर पड़ने लगता है तो प्लेन वाले एरिया में घास कम हो जाती है और आपके माउंटेन वाले एरिया में घास ज्यादा रहती है। तो उसके लिए वो लोग मूव कर जाते हैं समर में माउंटेन वाले एरिया में। एंड अगेन फ्रॉम द माउंटेन रीजन टू द प्लेन रीजन इन द विंटर, और फिर विंटर के टाइम में माउंटेन रीजन से प्लेन रीजन में आ जाते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम में माउंटेन एरिया में बहुत ठंडी पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो बर्फ वगैरह पड़ने की वजह से ग्रासेस ग्रो नहीं कर पाते, उग नहीं पाते। उस टाइम में जो आपकी घासें होती हैं वो अवेलेबल होती हैं आपकी प्लेन एरियाज में। ठीक है, तो वो लोग मूव कर जाते हैं विंटर के टाइम में प्लेन एरियाज में। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांस ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम इन समर टू माउंटेन एरिया एंड देन अगेन इन विंटर टू प्लेन एरिया, समर माउंटेन विंटर प्लेन एरिया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। वो अपने जानवरों के साथ मूवमेंट करते हैं, जानवरों के साथ माइग्रेशन होता है। ज्यादातर जो आपके गुज्जर्स होते हैं, बकरवाल्स होते हैं, गड्डीज, भूतियास, ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दीज आर दी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो नोमाद की तरह रहती है। नोमाद क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। गुज्जर्स जो देखेंगे वो आपके जम्मू कश्मीर वाले एरियाज में पाए जाते हैं। बकरवाल्स भी जम्मू कश्मीर वाले एरियाज में पाए जाते हैं। गड्डीज हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में पाए जाते हैं, और भूतिया जो है वो आपके उत्तराखंड वाले एरियाज में पाए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रांस ह्यूमंस करते हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं ज्यादातर वो आपकी हिमालय में रहने वाले एरियाज में जो ट्राइब्स हैं वो लोग ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इन 3 रीजन्स। जो आपका नोमैडिक हर्डिंग है वो आपके बेसिकली 3 रीजन में की जाती है। पहला रीजन है आपका अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका से। जो नॉर्थ अफ्रीका का अटलांटिक शोर, अगर हम लोग अफ्रीका का मैप देखें तो ये जो आपका अटलांटिक शोर है, ठीक है, यहां से लेके ये पूरा सहारा डेजर्ट का रीजन है, यहाँ से पूरा रीजन। फिर इधर देखेंगे यहाँ पे आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ये आपका रीजन क्या है, अरेबियन पेनिनसुला। आगे जाएंगे मंगोलिया और चाइना का रीजन मिल जाएगा। तो इस रीजन में आपकी प्रैक्टिस की जाती है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा रीजन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, उस रीजन में भी क्या किया जाता है,
ट्रांस ह्यूमन्स को प्रैक्टिस किया जाता है, नोमादिक हड्डी को प्रैक्टिस किया जाता है। स्मॉल एरियाज है साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। अफ्रीका के साउथ वेस्ट में यहाँ पे कुछ स्मॉल एरियाज हैं, और यहाँ पे जो मेडागास्कर आपका आइलैंड है, मेडागास्कर के भी कुछ स्मॉल एरियाज, मेडागास्कर के वेस्ट में आप देखेंगे बेसिकली, ठीक है, वहां पे आपके नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। पास्चुरलिज्म में नोमैडिक हर्डिंग के बाद आपका दूसरा है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो लाइव स्टॉक की रियरिंग की जाए, लाइव स्टॉक का मतलब किसी भी एनिमल से है, ठीक है, जिसकी रियरिंग की जाएगी वो कॉमर्शियल लेवल पे होगी, बहुत हाई लेवल पे होगी, ठीक है। ये जो होती है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ये क्या होती है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे आप पिछला वाला पढ़े नोमैडिक हर्डिंग जो होती थी वो उतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती थी, इसमें एकदम ऑर्गेनाइज्ड होगा, इसमें प्रॉपर रैंचेस होंगे, ठीक है, रैंचेस बनाए जाते हैं। ये क्या होता है, रैंचेस को हम ग्रास लैंड मेनली कह सकते हैं, जहां पे पास्चर लैंड कर सकते हैं, जहां पे जानवरों को खिलाने के लिए आपके ग्रास वगैरह को ग्रो किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव होता है, जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रैंचेस, और इसमें परमानेंट रैंचेस बनाए जाते हैं। और रैंचेस कैसे बनाए जाएंगे, जैसे ये बड़ा सा पास्चर लैंड है, ये बड़ा सा रैंच है, घास का मैदान है, अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस रैंच को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब होगा क्या, जैसे एनिमल्स को एक दिन इस रेंच में रखेंगे, यहाँ पे जो पूरा घास का मैदान है इस वाले एरिया में, फिर दूसरे दिन इनको ट्रांसफर कर देंगे इस वाले एरिया में, तीसरे दिन यहाँ पे, चौथे दिन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से कंटिन्यूअसली वो जानवरों को ट्रांसफर करते रहते हैं अलग अलग रेंचेस में, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ आने में 15 या 20 दिन का समय लग जाता है, तो उसमें क्या होगा, पहला वाला जो ग्रासलैंड रहेगा उसमें घास फिर से ग्रो कर जाएगी। इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं, पूरे घास वगैरह को ग्रो करने का काम करते हैं, और लाइव स्टॉक भी अच्छे से रियर हो जाती है, तो इनको हम रैंचेस भी कहते हैं। इसमें देखेंगे मेनली आपका वन टाइप ऑफ एनिमल को रियर किया जाता है, एक टाइप के एनिमल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है रियर करने के लिए। जैसे आपका शीप हो गया, या फिर कैटल हो गया, कैटल में आपके काऊ हो गए या बफेलो हो गए, गोट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ठीक है। साइंटिफिक ब्रीडिंग की जाती है, इनमें जो एनिमल की ब्रीडिंग होती है, ठीक है, उनको जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ब्रीड कराया जाता है वो साइंटिफिक होता है, साइंटिफिकली मेथड से होता है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी एनिमल हो वो जेनेटिकली इंप्रूव्ड एनिमल हो, ताकि वो हट्टे कट्टे हो एकदम, उनमें ज्यादा स्किन निकल सके, मीट ज्यादा, अगर मीट का प्रोडक्शन करना है तो मीट ज्यादा प्रोड्यूस हो सके, मिल्क का ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसीलिए जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है। डिजीज कंट्रोल, वहां पे जो डिजीज वगैरह होती है उसमें बहुत प्रॉपर हेल्थ केयर चेकिंग होती है आपके जानवरों की, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल। प्रैक्टिस इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड यूएसए, ये प्रैक्टिस किए जाते हैं आपके न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए में, ठीक है। न्यूजीलैंड देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के आपके बगल में है, अर्जेंटीना देखेंगे, अर्जेंटीना और यूरुग्वे आपका साउथ अमेरिका में, और यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये बहुत फेमस है, सभी लोग एग्रीकल्चर से परिचित होंगे, अवेयर होंगे। एग्रीकल्चर जो वर्ड आया है ये दो वर्ड से आया है, पहला है एग्री, एग्री मीन्स होता है सॉइल, एंड सेकेंड वर्ड इज कल्चर, कल्चर आप कर सकते हैं कल्टीवेशन। सो द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज बेसिकली नोन एज एग्रीकल्चर, सॉइल का कल्टीवेशन ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। अब सॉइल का कल्टीवेशन क्यों करेंगे, ताकि डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं। मेन एग्रीकल्चर सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड लाइव स्टॉक रेज्ड, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग बेसिस की, उसमें कौन से टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाएगा, या फिर उसमें कौन से लाइव स्टॉक को रिलीज किया जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ केवल क्रॉप के प्रोडक्शन से नहीं है, एग्रीकल्चर में आपकी एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, जानवरों का पालन अगर आप कर रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन एग्रीकल्चर सिस्टम क्रॉप्स ग्रोन के बेसिस पे और लाइव स्टॉक को उसमें रेज करना है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो आपका पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस का मतलब यहाँ पे होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइवलीहुड, ऐसे टाइप का एग्रीकल्चर जिसमें पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन होता है
पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के द्वारा ही कंज्यूम कर लिया जाए। जैसे सपोज मैं हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ और खेती में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं और मेरे घर वाले खा जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम लोग कहेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर से वो सारे प्रोडक्शन को हम लोग सेल्फ कंज्यूम कर जाएंगे। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी देखेंगे दो टाइप होता है, एक है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में देखेंगे इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, या फिर इसी को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को मेनली इसमें होता क्या है, जो लोग होते हैं जो इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये ट्राइबल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ट्राइबल करते क्या, अब वो ट्राइबल जंगल वाले एरिया में रहते हैं, अब जंगल वाले एरिया में क्या करेंगे, वो स्लैश करेंगे और बर्न करेंगे। स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब जला देना। जिस एरिया में उनको एग्रीकल्चर करना होता है उस एरिया में वो लोग क्या करते हैं, वहां पे झाड़ियों को काटेंगे, उसको जला देंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसकी राख बनेगी उस राख को सॉइल में मिला देंगे, उसकी वजह से क्या होगी, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। अब उस पे 4 से लेके 5 इयर्स नियर अबाउट खेती करेंगे और 4-5 सालों में धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लूज होती चली जाती है, बहुत कम होती चली जाती है। देन अगेन ये क्या करेंगे, इस लैंड वाले एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएंगे, फिर वहां पे अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, वहां पे भी झाड़ियों को काटेंगे, जलाएंगे और उसके बाद जो राख बनेगी उसको मिट्टी में मिला देंगे। अगेन वहां पे 4-5 साल खेती करेंगे, फिर अगेन दूसरे पीस ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी 4-5 साल यही प्रोसेस होगा, फिर अगेन दूसरे पीस ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक जो पहला वाला एरिया रहेगा वहां पे अच्छी खासी आपकी फॉरेस्ट ग्रो हो चुकी रहेगी, तो अगेन उसी एरिया में आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग देयर प्लेस ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड दे आर कटिंग द forests, they are cutting the trees, they are cutting the bushes, that is why it is called slash, and they are burning that is why it is called slash and burn agriculture. It is practiced by many tribes, बहुत सारे ट्राइब्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपकी अफ्रीका में, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उनके द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग इसका नेम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को झूमिंग कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज में इसी का नाम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन का नाम होता है, स्कूल का नाम उसका अलग होता है, दोस्त उसको अलग नाम से बुलाते हैं और उसके घर का नाम अलग होता है। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है इसमें ये आपका बेसिकली ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पे जो पॉपुलेशन होती है बहुत डेंस होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, उस एरियाज में आपका इस टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये भी सब्सिस्टेंस ही होगा, मतलब जो प्रोड्यूस होगा वो खुद कंज्यूम कर जाएंगे, बट इंटेंसिव होगा, इसमें ज्यादा लोग काम करेंगे और ज्यादा थोड़े लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसका भी दो टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का। पहला है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय विट पैडी कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चर जो डोमिनेट होता है किससे, विट पैडी कल्टीवेशन से। मतलब ऐसे एरिया में होगा जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और पॉपुलेशन भी क्या है, डेंस है, जैसे आपके कोस्टल रीजन हो गया। इस टाइप के एग्रीकल्चर मेनली पैडी यानी कि राइस वगैरह को ग्रो किया जाता है। जो लैंड होल्डिंग होती है वो स्मॉल होती है, फैमिली के मेंबर इसमें लेबर का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी और मशीनरी का बहुत कम यूज होता है, और जो मैन्योर है फार्म का, खेत में जो मैन्योर बनता है उसी मैन्योर का यूज किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई। एक यूनिट एरिया में जो यील्ड होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि भाई छोटे से एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, लेकिन पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लो होगी। क्यों, क्योंकि छोटे एरिया में ही ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।
अब इसी में 5 लोग काम करें और इसी में 2 लोग काम करें, तो अगर इसमें कम लोग काम करेंगे तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा लोग काम करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। इसीलिए अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में पूरे फैमिली के मेंबर ही जाके वहां काम करते रहते हैं, तो उस इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि पर लेबर प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, लेकिन पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें अदर देन पैडी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उसमें पैडी नहीं ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सब एरिया जहां पे भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सारे एरिया ऐसे नहीं है कि जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है या जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो। अब पैडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। पानी नहीं रहेगा तो आप राइस अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं या फिर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी कुछ ऐसे एरिया है जहां पे आपके पैडी को ग्रो ना करके दूसरे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जैसे नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया देखेंगे नॉर्थ चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। आप लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अगर लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं, उसमें सारी चीजें दी गई हैं। नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान में व्हीट ग्रो किया जाता है, सोयाबीन ग्रो किया जाता है, बार्ली ग्रो किया जाता है, सोरगम ग्रो किया जाता है। ठीक है, सोरगम का यूज खाने के लिए भी होता है और इसको जानवरों को खिलाने के लिए भी चारे के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये सारे एरियाज जो देखेंगे, ये एरिया क्या है? दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन एंड द ड्राई रीजन ऑफ पेनिनसुलर एरिया। इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है उसका ड्राई रीजन, पेनिनसुलर इंडिया, वहां पे क्या ग्रो किया जाता है? व्हीट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, वहां पे आपके गेहूं को ग्रो किया जाता है। और इंडो गंगेटिक जो प्लेन है, इंडिया का जो प्लेन वाला एरिया है, इंडो गंगेटिक, ये जो आपका प्लेन का एरिया है, इस एरिया के वेस्टर्न पार्ट यानी कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आपका व्हीट ग्रो किया जाता है। इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड, ज्यादातर इसमें इरिगेशन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई पानी बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे इरिगेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियंस के द्वारा। इस एग्रीकल्चर में क्या होगा? प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल प्लांट को ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोआ जिससे आपका चॉकलेट बनता है, रबर हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल पाम हो गया जिससे ऑयल निकाला जाता है, सुगर केन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल, ये सारे क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है आपकी, पहला इसका करेक्टरिस्टिक्स है लार्ज ई स्टेट, ये बहुत बड़े एरिया में किया जाता है, इसको लार्ज ई स्टेट में किया जाता है। और प्लांटेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इस टाइप के एग्रीकल्चर को करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए। मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, साथ में मैनेजेरियल और टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज किया जाता है, क्योंकि जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो बड़े एरिया में आपके एग्रीकल्चर करने के लिए ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसमें जो कल्टीवेशन किया जाता है वो बेसिकली साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन एंड चीप लेबर, इसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो सिंगल क्रॉप्स होते हैं, जैसे क्या तो कॉफी ग्रो करेंगे तो काफी ग्रो करेंगे, टी ग्रो करेंगे तो टी ही ग्रो कर रहे हैं। चीप लेबर, और जो लेबर होता है सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी ज्यादातर प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो लेबर होंगे क्या होंगे? गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा रहना चाहिए ताकि जो आपके प्रोड्यूस हो उस प्रोड्यूस को प्रोडक्शन एरिया से मार्केट एरिया तक अच्छे से पहुंचाया जा सके, उसके लिए गुड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये जो आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर थे ये अलग अलग यूरोपियंस के द्वारा अलग अलग रीजन में स्टेब्लिश किए गए। जैसे फ्रेंच के द्वारा वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ और कॉफी का प्लांटेशन लगाया गया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया और श्रीलंका में टी गार्डन्स लगाए थे, जो आज भी आप देख सकते हैं दार्जिलिंग वगैरह वाले एरिया में, वहां पे आपको टी गार्डन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे।
मलेशिया में उन्होंने रबर का प्लांटेशन लगाया था, और वेस्ट इंडीज वाले एरिया में शुगर केन और बनाना का। स्पेनिश और अमेरिकन देखेंगे तो इन्होंने फिलीपीन में कोकोनट और शुगर केन लगाए थे। डच देखेंगे तो जो लोग डेनमार्क में रहते हैं हम लोग उनको कहते हैं डच। डेनमार्क में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। स्पेन में रहने वाले स्पेनिश, फ्रांस में रहने वाले को फ्रेंच कहा जाता है। तो जो डच थे उन्होंने इंडोनेशिया में शुगर केन के प्लांटेशन लगा रखे थे। और जो आपका ब्राजील है, ब्राजील में जो कॉफी के फेजेंडास हैं, फेजेंडास का मतलब लार्ज प्लांटेशन, वो आज भी बहुत सारे यूरोपियंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपका एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। यहाँ पे जो वर्ड है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब है लार्ज स्केल पे, ठीक है। और कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब कॉमर्स पर्पस के लिए, यानी कि उसको सेल करने के लिए मेनली ग्रेन कल्टीवेशन। तो लार्ज स्केल पे कॉमर्शियल पर्पस के लिए जब ग्रेन का कल्टीवेशन किया जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसमें जो प्रिंसिपल क्रॉप होता है, मेन क्रॉप होता है, मेनली वो व्हीट ग्रो किया जाता है, ठीक है। बाकी दूसरे भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि आपके कॉर्न हो गया, बार्ली हो गया, ऊट हो गया, राई हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? दीज आर द अदर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसमें लार्ज फार्म साइज होती है, और जो पूरा का पूरा ऑपरेशन होता है, यानी कि पूरा का पूरा काम जो होता है वो मैकेनाइज्ड होता है, ठीक है। उसमें मशीन्स का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत लार्ज एरियाज पे ग्रेन का कल्टीवेशन होता है, इसलिए मशीन्स का यूज किया जाता है। लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। पर एकड़ पे जो यील्ड होता है वो लो होता है, लेकिन पर पर्सन जो यील्ड होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि बड़े एरिया पे बहुत कम लोग काम करते हैं। ज्यादातर काम किसके द्वारा किया जाए? मशीन के द्वारा। तो कम लोग काम करेंगे तो जो यील्ड होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि मशीनों का यूज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जबकि पर एकड़ जो यील्ड है वो लो होता है। बेस्ट डेवलप्ड इन प्रेरीज, ये देखेंगे ज्यादातर आपके ग्रासलैंड वाले एरियाज में होते हैं। जो आपके ग्रासलैंड के एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में आपका प्रेरीज मिल जाएगा, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में आपका पैम्पास मिल जाएगा, अफ्रीका में देखेंगे तो डाउन्स मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका में प्रेरीज आपके यूरेशिया में स्टेपीज मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिल जाएंगे, साउथ अफ्रीका में वेल्स मिल जाएंगे, कैंटरबेरी प्लेन मिल जाएगा आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये इन सारे एरियाज में आपकी क्या की जाती है? एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। जब इस एरिया में जो ग्रासलैंड है उनको पूरा कट करके फिर वहां पे ग्रेन का कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर वाले में पूछे जाते हैं कि प्रेरी वगैरह कहाँ बोला जाएगा, तो यूएसए, पैम्पास अर्जेंटीना, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया और कैंटरबरी प्लेन होता है न्यूजीलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आपका फार्मिंग है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग यहाँ वर्ड से ही पता चला, मिक्स फार्मिंग क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री प्लस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इक्वल एम्फेसिस इज ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप का भी कल्टीवेशन किया जाता है और साथ में जानवरों को भी पाला जाता है मिक्स फार्मिंग में, ठीक है। क्रॉप कौन कौन से ग्रो किए जाएंगे? तो क्रॉप जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, ऊट, राई, मेज, फॉडर यानी कि चारे के लिए, रूट क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं मिक्स फार्मिंग में। एनिमल जो रियर किए जाते हैं वो आपके होते हैं कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री वगैरह होता है, ये एनिमल होते हैं। तो इससे क्या होता है? डबल कमाई होती है, डबल इनकम होता है। एक तो आप क्रॉप जो ग्रो करेंगे उनको सेल करके कमा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? जो एनिमल रियर करेंगे उससे काफी ज्यादा इनकम अच्छा हो सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, फार्म और मशीनरी वगैरह पे काफी ज्यादा पैसा लगता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, और जो केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर है उनका बहुत ज्यादा यूज होता है मिक्स फार्मिंग में। फाउंड इन हाईली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आपकी मिक्स फार्मिंग है वो हाईली डेवलप्ड रीजन में पाई जाती है। जैसे आपका यूरोप में देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यूरोप का ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का रीजन, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, और टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, जो सदर्न कॉन्टिनेंट टेम्परेट लैटिट्यूड है उस वाले रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन होगा आपका नियरली 45 डिग्री साउथ के पास। तो सदर्न कॉन्टिनेंट में आपकी टेम्परेट लैटिट्यूड में मिक्स फार्मिंग आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग देखेंगे तो आपके मिल्क एनिमल की रियरिंग की जाती है, ठीक है।
इसको दुग्ध उत्पादन भी कहा जाता है। मिल्च एनिमल का मतलब किससे है? ऐसे एनिमल जो मिल्क देते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल को रियर किया जाता है। जैसे आपके शिप हो गए, गोट हो गए, काऊ हो गए, बफेलो हो गए, इन एनिमल्स की रियरिंग की जाती है डेयरी फार्मिंग में। ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि आपको एनिमल शीड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि फॉडर जो चारा वगैरह है उसको स्टोर किया जा सके। फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन, इनके लिए भी, दूध निकालने के लिए भी मशीन लगते हैं, तो उसके लिए उसको खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है। ये लेबर इंटेंसिव भी है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि सारे कामों को मशीनों से नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। और इसमें कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता, साल भर पूरे दूध की जरूरत पड़ती रहती है, इसीलिए इसमें कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता, नो ऑफ सीजन। प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, ये प्रैक्टिस किया जाता है, डेयरी आपका फार्मिंग किया जाता है ज्यादातर अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर के अगल बगल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगल बगल एरिया से आपके जो रॉ मटेरियल जो खाने के लिए चाहिए, चारा वगैरह चाहिए, वो मिल जाते हैं। और अर्बन सेंटर ज्यादा दूर नहीं है, वहां से इंडस्ट्री के अगल बगल में ही है, तो वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां पे क्योंकि कंजप्शन, मिल्क का कंजप्शन ज्यादा होगा, जब मिल्क का कंजप्शन ज्यादा होगा, उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो ये अपने डेयरी फार्मिंग जो मिल्क है वो आसानी से बेचा जा सकता है। तो इसकी वजह से जो आपकी डेयरी फार्मिंग होती है वो ज्यादातर अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर के आसपास में होती है। डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन हैव हेल्प्ड अ लॉट इन द डेयरी फार्मिंग। इस जो रेफ्रिजरेशन की टेक्निक आई हुई है कि दूध को आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, मिल्क को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। पास्चराइजेशन की टेक्निक आ गई है, ठीक है। पास्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को एक डेफिनेट टेम्परेचर पे एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए हीट किया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं और जो मिल्क है वो काफी ज्यादा टाइम तक उसको रखा जा सकता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह डेवलप हुई है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह डेवलप होने की वजह से मिल्क जो है वो काफी दूर तक एरिया में ले जाया जा सकता है। जो आपकी डेयरी फार्मिंग है वो मेनली प्रैक्टिस होती है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप रीजन में, कनाडा वाले रीजन में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, न्यूजीलैंड वाले रीजन में और तस्मानिया वाले रीजन में। अगर आप लोग इस ऑस्ट्रेलिया का रीजन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपका न्यूजीलैंड मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में देखेंगे तो आपको एक आइलैंड मिलेगा, वो आइलैंड है आपका तस्मानिया। यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको तस्मानिया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप का एग्रीकल्चर है आपका मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। यहाँ पर नाम में ही दिख रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर होगा वो कहाँ होगा, मेडिटेरेनियन के आसपास होगा, मेडिटेरेनियन सी के आसपास। तो मेडिटेरेनियन सी चाहे वो आपका यूरोप का रीजन है, चाहे वो ऊपर यूरोप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, और नीचे में आपका अफ्रीका का रीजन मिल जाएगा। तो अफ्रीका में जो अटलांटिक कोस्ट है वहां पे ट्यूनिशिया है, और वहां से लेके ट्यूनिशिया आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मोरक्को है, मोरक्को से लेके ट्यूनिशिया तक, ठीक है। इस पूरे रीजन में क्या किया जाता है, आपकी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की जाती है। और उसके बाद देखेंगे नॉर्थ वाले रीजन में देखेंगे जो यूरोप का पूरा रीजन है वहां पे, तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन में भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर किया जाता है। उसके साथ ही दूसरे रीजन जैसे आपके सदर्न कैलिफोर्निया का रीजन है जो यूएसए में है, सेंट्रल चिली का रीजन है, साउथ वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका का रीजन है, साउथ अफ्रीका के साउथ वेस्ट वाले रीजन में, साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सारे रीजन में भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। इसकी एक बहुत खासियत है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की कि यहाँ पे फ्रूट बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए मेडिटेरेनियन रीजन को फ्रूट बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, फ्रूट बास्केट ऑफ वर्ल्ड। Mediterranean region is also called as fruit basket of world because a lot amount of fruit is grown in this region. विटीकल्चर भी यहाँ का एक स्पेशलिटी है। विटीकल्चर का मतलब है ग्रेप कल्टीवेशन से, ग्रेप कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर में होता क्या, मेनली ग्रेप को ग्रो किया जाता है, और उस ग्रेप को सबसे जो फाइन क्वालिटी की ग्रेप होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो अंगूर होती है वो आपके मेडिटेरेनियन एरिया में ग्रो की जाती है, ठीक है। जो फाइन क्वालिटी की ग्रेप्स होती हैं उनसे बनाया जाता है आपका वाइन,
बेस्ट क्वालिटी की वाइन जो वर्ल्ड में होती है वो आपकी ग्रेप्स की बनती है, और जो थोड़ी लो क्वालिटी की आपके ग्रेप्स होते हैं उनको करंट बना दिया जाता है या फिर रेजिन बना दिया जाता है, जिसे आप लोग मुनक्का कहते हैं, करंट या फिर रेजिन बना दिया जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का? ज्यादा जो वैल्यूएबल क्रॉप्स है जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फिर वैल्यूएबल क्रॉप, ये ग्रो किए जाते हैं कहाँ, कब? विंटर के टाइम में, जब आपकी यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है विंटर के टाइम में। ठीक है, क्योंकि मेडिटेरेनियन एरिया में जो रेनफॉल होती है वो मेनली विंटर के टाइम में होती है, इसीलिए आपके जो यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं वो मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन में जो विंटर पड़ती है वो माइल्ड विंटर होती है। लेकिन विंटर के टाइम में जो यूरोप का रीजन होता है, नॉर्दर्न यूरोप का रीजन और अमेरिका का, नॉर्दर्न अमेरिका का रीजन, वहां पे बहुत ठंडी पड़ती रहती है, वहां पे बर्फबारी होती रहती है। लेकिन उसी टाइम जो मेडिटेरेनियन एरिया है वहां पे टेम्परेचर माइल्ड रहता है। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से जो है कि आपकी सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह अच्छे से ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ऐसे क्रॉप जिसकी वैल्यू क्या बहुत ज्यादा हो, जैसे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की। ठीक है, ये मेनली किसके लिए, मेनली फॉर द अर्बन मार्केट, केवल अर्बन मार्केट के लिए ग्रो किया जाता है, तभी हम क्या कहेंगे उसको मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये मेनली आपका प्रैक्टिस किया जाता है यूएसए वगैरह में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। इसी में फ्लावर्स है, फ्लावर्स के कल्टीवेशन को हम लोग फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। ये आपका लेबर और कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसमें लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कैपिटल पैसे की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी जब आप मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर करेंगे, HYB सीड्स की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी और ग्रीन हाउस वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। जो कोल्डर एरियाज होते हैं, पोलर एरियाज, मेनली वहां पे जो आपके क्रॉप्स होते हैं वो कैसे ग्रो किए जाते हैं, ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेनली ग्रीन हाउस जो होता है वो आपका कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है। ग्लास जो होता है वो इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। इन जो आपकी सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, वो अंदर तो आ जाती है लेकिन अंदर से जब वो रिफ्लेक्ट होती है बाहर जाने के लिए वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में हो जाती है। तो जो कांच होती है वो ओपेक होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए, इसीलिए अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। तो ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस के अंदर जो आपके क्रॉप्स वगैरह हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं, इसीलिए पैसा ज्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। ये मेनली आपका प्रैक्टिस किया जाता है डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपके नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए का रीजन हो गया और मेडिटेरेनियन रीजन हो गया। ये क्या है, दीज आर द इंडस्ट्रियली डेंसली इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स। इसी में एक फेमस कॉन्सेप्ट है आपका ट्रक फार्मिंग। जब फार्मर स्पेशलाइज है किसमें, केवल वेजिटेबल के ग्रोथ के लिए, ठीक है, केवल वो वेजिटेबल को ग्रो करें, तब हम उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है, फार्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया से इतने दूर पे की जाती है कि जो ट्रक है वो एक रात में उतनी दूरी को ट्रक आपकी ट्रेवल कर सके। जैसे ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, अब इंडस्ट्रीज के अगल बगल के आसपास में क्या कर सकते हैं हम लोग, वहां की जमीन रेंट बहुत ज्यादा होती है तो जमीन वहां खेती तो नहीं कर सकते हैं, वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो दूर वाले एरियाज में खेती वगैरह की जाती है क्योंकि वहां जमीनें बहुत सस्ती होती हैं। तो रात भर में क्या होता है, ट्रक जो है वो वेजिटेबल को लेके इस एरिया में पहुंचती है, इसीलिए भी इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, जो आपकी पोल्ट्री और कैटल्स हैं उनको पेन्स और स्टॉल्स में क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, एक फैक्ट्री टाइप स्ट्रक्चर में उनको रियर किया जाता है, इसीलिए इसको फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, और जो आपकी पोल्ट्री और कैटल्स होते हैं वो उनको फिट किया जाता है किस पे, मैन्युफैक्चर्ड फूड स्टफ्स पे, और उनको बराबर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी डिजीज वगैरह उनको ना हो, कोई भी बीमारी वगैरह उनको ना हो। ठीक है, ये जो आपकी फैक्ट्री फार्मिंग है ये प्रैक्टिस की जाती है वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका वाले रीजन में। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है कि जो नीदरलैंड है वो स्पेशलाइज है किसमें, फ्लावर्स की ग्रोथ में और हॉर्टिकल्चर में।
ठीक है, फ्लावर्स की ग्रोथ और हॉर्टिकल्चर में नीदरलैंड स्पेशलाइज्ड है, और वहां पे मेनली जो फ्लावर्स हैं वो कौन से ग्रो किया जाता है, ट्यूलिप फ्लावर। वहां पे बहुत बड़ा ट्यूलिप गार्डन पाया जाता है, और उसी ट्यूलिप गार्डन से ट्यूलिप फ्लावर्स जो है वो पूरे आपके यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में भेजे जाते हैं। तो ये चीज याद रखने वाली, कभी कभी एक नंबर वाले में पूछता है कि ट्यूलिप फ्लावर या फिर ट्यूलिप गार्डन जो है वो किस कंट्री में पाया जाता है, तो वो होगा आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो फार्मर्स है उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करती है सारी चीजों को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसमें जो फार्मर्स की लैंड होगी, ठीक है, सारे फार्मर मिलके तो काम करेंगे, लेकिन जो उनकी लैंड होती है वो उनकी खुद की रहती है, लैंड रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, उनकी जो लैंड रहती है वो उनकी खुद की रहती है। हैव बीन सक्सेसफुल इन मैनी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में इस टाइप की फार्मिंग सक्सेसफुल रह चुकी है, जैसे आपके डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की आपकी फार्मिंग है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या करते हैं, फार्मर्स अपने सारे रिसोर्सेज को पुल करते हैं, सारे रिसोर्सेज एक साथ लाते हैं, और जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपके लाइव स्टॉक हो गए और लेबर हो गए, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो सब सारे इंडिविजुअल में, सारे फार्मर से इक्वली शेयर किया जाता है, ठीक है। इसको कोलखोज कहा जाता था अष्टवाइल सोवियत यूनियन में, जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था वहां पे इसको कोलखोज टाइप ऑफ फार्मिंग कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें माइनिंग। माइनिंग को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। जब हम लोग ओर को निकालते हैं तब उसको कहा जाता है माइनिंग, ठीक है। कई सारी जो पीरियड्स रह चुकी हैं, जैसे आपकी ब्रॉन्ज एज, आपकी कॉपर एज, ये सारी एजेस उस पीरियड में जो मेनली आपका मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसकी बेसिस पे उसको नाम रखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो माइनिंग है वहां पर हुए है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपकी फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपका साइज आ जाएगा कि मिनरल की साइज क्या है, ओर की साइज क्या है। ग्रेड का मतलब क्वालिटी से है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ज्यादा बेटर फाइन क्वालिटी या नहीं है। मोड ऑफ ऑकरेंस, कौन से मोड में वो है, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है आपकी फिजिकल फैक्टर्स में। इकोनॉमिक फैक्टर में देखेंगे तो मेनली आपका डिमांड ऑफ द मिनरल, मिनरल का कितना डिमांड है मार्केट में। जैसे डायमंड वगैरह है, गोल्ड वगैरह, बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए उसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा किया जाता है। आयरन की ज्यादा डिमांड है, एक्सट्रैक्शन ज्यादा किया जाता है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना यूज, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, वो कितनी इफिशियंट है, हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा कि कैसे माइनिंग को। कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, और लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी मैटर करता है कि उस एरिया में माइनिंग हो सकती है या नहीं। जैसे बहुत सारे एरियाज में क्या है, कोल है, ठीक है, लेकिन वो कोल जो है वो बहुत लो ग्रेड का कोल है, वो फाइन ग्रेड का कोल नहीं है। तो जैसे आपकी पीट वगैरह है, लिग्नाइट वगैरह है, ये क्या है, लो क्वालिटी की कोल होती है, पीट और लिग्नाइट। तो इनको देखेंगे मेनली ऐसे एरियाज जहां पे बहुत कम लेबर वगैरह हैं, वहां से अगर इनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, तो वहां से इनको निकालना इकोनॉमिकली विएबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ माइनिंग में देखेंगे तो आपका दो टाइप का माइनिंग होता है। पहला है आपका सरफेस माइनिंग, इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। सरफेस माइनिंग में क्या होता है, मेनली जो आपका सरफेस के नजदीक में अगर मिनरल पाए जाते हैं तो क्या किया जाता है, सरफेस को रिमूव कर दिया जाता है और सीधे सीधे मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, सीधे सीधे मिनरल को बाहर कर लिया जाता, बाहर निकाल लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या करना, सरफेस माइनिंग, और सरफेस को हटा के वहां से माइनिंग कर लेंगे, इसीलिए उसको ओपन कास्ट माइनिंग भी कहा जाता है। सेकेंड है आपका अंडरग्राउंड माइनिंग, इसको हम साफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मिनरल ग्राउंड के बहुत नीचे पाए जाते हैं, मिनरल ग्राउंड के बहुत नीचे पाए जाएंगे, तब क्या होगा, इसमें अंडरग्राउंड आपको टनल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और शाफ्ट के थ्रू क्या किया जाता है, इसके अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, शाफ्ट माइनिंग या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। इसमें जो भी आपके मैप है उसका लिंक नीचे दे दिया गया है वीडियो के, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।